नाज़रीन आदाब, 10 सितंबर 2021 मुताबिक 2 सफ़र के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। अवधनामा में शाये अहम खबरें इस तरह हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर अहाते में ज्ञानवापी मस्जिद के ASI सर्वे पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने वाराणसी की अदालत में इस मामले से मुताल्लिक दीगर सभी कार्रवाई पर भी रोक लगा दी है। वाराणसी के सीनियर डिवीजन सिविल जज ने अप्रैल में ASI को सर्वे का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 31 अगस्त को फैसला महफूज कर लिया था। काबिल जिक्र है कि मुतनाज़ ज़मीन का सर्वे ASI से कराए जाने को मस्जिद की इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने चैलेंज किया था। मस्जिद इंतजामिया कमेटी और यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड के जरिए अदालत में दाखिल अर्जी में कहा गया था कि इस तनाज़े से जुड़ा एक मामला पहले से ही कोर्ट में ज़ेरे इल्तिवा है। ऐसे में वाराणसी की अदालत को इस तरह का हुक्म पास करने का कोई इख्तियार नहीं। यह गलत हुक्म है और इसे मनसूख कर देना चाहिए। जस्टिस प्रकाश पाड़िया की सिंगल बेंच ने इस मामले में आज फैसला सुनाया और वाराणसी की अदालत के फैसले पर अमल आवरी से रोक दिया है। दूसरी बड़ी खबर के मुताबिक इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास यानी IIT मद्रास ने एक बार फिर ओवरऑल और इंजीनियरिंग दोनों में नंबर 1 इंस्टीट्यूट का मकाम हासिल करके कौमी इदारा जाती रैंकिंग फ्रेमवर्क यानी NIRF में फिर से आला रैंक हासिल किया है। मरकजी वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने जुमेरात को नई दिल्ली में NIRF 2021 के नतायज का ऐलान किया। वाज़ेह रहे कि IIT मद्रास ने ओवरऑल जुमरे में मुसलसल तीसरे साल पहला मकाम हासिल किया है और इंजीनियरिंग जुमरे में लगातार छठे साल पहली पोजीशन पर रहा है। इस फेरिस्त में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 10वें और जामे मिलिया छठे नंबर पर है, जबकि JNU दूसरे और BHU को तीसरे नंबर पर रखा गया है। अफगान तालिबान ने अमेरिका और दीगर आलमी ताकतों का दबाव मुस्तरद करते हुए कहा है कि अबूरी हुकूमत की हलफ बर्दारी की तकरीब 11 सितंबर को ही होगी। तालिबान के एक जराये ने बताया कि नई हुकूमत के लिए बाकायदा तौर पर काम शुरू करने का रस्मी प्रोग्राम 11 सितंबर को मुकर्रर किया गया है। इस तकरीब में रूस, चीन, कतर, तुर्की, पाकिस्तान और ईरान के नुमाइंदे मदऊ किए गए हैं। वाज़ेह रहे कि इसी दिन अमेरिका वर्ल्ड ट्रेड सेंटर हमलों की बरसी मनाता है। तालिबान की जानिब से 11 सितंबर को अबूरी हुकूमत की तकरीब हलफ बर्दारी के ऐलान पर अमेरिका ने बराह रास्त और पाकिस्तान समेत कई मुल्कों से तालिबान से कहा था कि वो हलफ बर्दारी की तकरीब की तारीख में तब्दीली कर ले। तालिबान का कहना है कि वो 11 सितंबर को ये तकरीब मुनक्किद करके दुनिया को बताना चाहते हैं कि 9/11 हमलों में उनका कोई हाथ था, न ही इसके लिए अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल हुआ था। एक और खबर के मुताबिक मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर किसानों के धरने का तीसरा दिन है। किसानों ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं कि अगर उनके मुतालबात नहीं माने गए तो वो करनाल में दिल्ली बॉर्डर की तर्ज पर धरना जारी रखेंगे, लेकिन हुकूमत ने फिलहाल अपने झुकने का कोई इशारा नहीं दिया है। दरअसल बुध के रोज किसानों और हुकूमत के बीच चौथे दौर की बातचीत हुई। बातचीत 3 घंटे चली, लेकिन इसमें भी कोई नतीजा नहीं निकल सका। मुज़ाकरात के बाद किसान लीडरान ने ऐलान कर दिया कि अब करनाल में भी महाज आराई की जाएगी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने 13वीं ब्रिक्स समिट की सदारत करते हुए दहशतगर्दी के खिलाफ मुत्तहिद होकर लड़ने पर जोर दिया है। मिस्टर मोदी ने अपने वसाइल के बेहतर इस्तेमाल पर जोर देते हुए कहा कि ब्रिक्स समिट की सदारत करना खुशी की बात है। आप तमाम का मुकम्मल ताउन मिला है और इसके लिए आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। वाज़ेह है कि मिस्टर मोदी ने दूसरी बार ब्रिक्स समिट की सदारत की। इससे पहले 2016 में गोवा में हुई ब्रिक्स कॉन्फ्रेंस की सदारत भी वज़ीर आज़म ने की थी। इस कॉन्फ्रेंस में तमाम सरबराहान ममलिकत वर्चुअल तरीके से शामिल रहे। वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ की तरफ से उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में मेडिकल कॉलेज खोलने के ऐलान का खैर मकदम करते हुए साबिक कारगुजार वज़ीर आला उत्तर प्रदेश डॉक्टर अम्मार रिजवी ने कहा है कि ये एक इंतहाई काबिल तहसीन और तारीखी कदम है। इसके लिए आप मुबारकबाद और शुक्रिया के मुस्तहक हैं। डॉक्टर रिजवी ने वज़ीर आला को एक खत लिखा है जिसमें दरख्वास्त की गई है कि सीतापुर जिला बहुत बड़ा जिला है और साथ ही ये मजहबी, सकाफती और तारीखी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। डॉक्टर रिजवी ने अपने खत के जरिए वज़ीर आला से दरख्वास्त की है कि वो सीतापुर जिला में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और मॉडर्न ट्रामा सेंटर के क़याम का हुक्म दे कि इसके जरिए करोड़ों लोग मुस्तफीद हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में एक रैली से खिताब करते हुए ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि दलित भी
ہجومی تشدد کا شکار ہیں۔ 2014 کے بعد سے ملک میں مسلمان نشانے پر ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں 37 مسلمانوں کا انکاؤنٹر ہوا۔ لکھنؤ میں جب وویک تیواری کو گولی ماری گئی تو پولیس اہلکاروں کو معطل کر دیا گیا۔ اویسی نے ریلی میں بی ایس پی، ایس پی، بی جے پی اور کانگریس سبھی کو نشانہ بنایا۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اتر پردیش میں سال 2022 کے اسمبلی انتخابات میں ان کی پارٹی ایک مضبوط سیاسی پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئے گی۔ انہوں نے کہا کہ صرف مسجد اور مسلم ہی یوپی میں نشانے پر ہیں اور کوئی اپوزیشن پارٹی اس کی مخالفت نہیں کرتی۔ قابل ذکر ہے کہ اگلے سال اتر پردیش میں ہونے والے اسمبلی انتخابات کے پیش نظر اسدالدین اویسی منگل کو ریاست کے 3 روزہ دورے پر لکھنؤ پہنچے تھے۔ انہوں نے 2022 میں ہونے والے ریاستی اسمبلی انتخابات میں 100 نشستوں پر لڑنے کا اعلان کیا ہے۔ ملک کی راجدھانی کی سیاسی سمت طے کرنے والے صوبے اتر پردیش میں حاشیے پر کھڑی کانگریس کو دوبارہ زندہ کرنے کی کوششوں میں مشغول پارٹی جنرل سیکرٹری پرینکا گاندھی واڈرا طے شدہ پروگرام سے پہلے ہی آج جمعرات کو لکھنؤ پہنچ گئی۔ محترمہ واڈرا 9 اور 10 ستمبر کو پارٹی عہدیداروں اور کارکنوں کے ساتھ میٹنگ کر کے اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کی حکمت عملی طے کریں گی۔ میڈیا انچارج اشوک کمار نے بتایا کہ محترمہ واڈرا جمعے کی صبح 10 بجے سے پارٹی عہدیداروں کے ساتھ میٹنگ کا دور شروع کریں گی۔ میٹنگ کا اہم ایجنڈا اگلے سال ہونے والے اسمبلی انتخابات کی تیاریوں پر مبنی ہوگا۔ کانگریس جنرل سیکرٹری ہفتے کو کاروباری لیڈروں کے ساتھ تبادلہ خیال کر کے ان کے مسائل کو بھی سمجھیں گی۔ انہوں نے حالانکہ آج کے پروگرام کے بارے میں جانکاری دینے سے صاف انکار کر دیا۔ ممتاز پی جی کالج میں منعقد ایک پروگرام میں کالج کے کارگزار پرنسپل ڈاکٹر عبدالرحیم نے کہا کہ ہندوستان کی آزادی کی تحریک میں چوری چورا سانحہ ایک ایسا حادثہ ہے جس نے برطانوی حکومت کی بنیادیں ہلا دی تھیں۔ گورکھپور کے چھوٹے سے گاؤں چوری چورا میں پیش آنے والے سانحے نے مہاتما گاندھی کو اپنی عدم تعاون تحریک بھی واپس لینا پڑی۔ یہ سانحہ انگریز حکومت کی بربریت کے خلاف احتجاج کی ایسی داستان ہے جسے ہندوستان کی جنگ آزادی کی تاریخ میں ایک روشن باب کی طرح ہمیشہ یاد کیا جائے گا۔ ڈاکٹر محمد مدنی انصاری نے اس عظیم سانحے کے اثرات اور درپیش آنے والے نقصانات پر بھی باریک بینی سے تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ تاریخ کے اہم ترین سانحات میں سے ایک چوری چورا سانحہ ہے، آج کی نوجوان نسل کو جس سے عبرت لینے کی ضرورت ہے۔ ممتاز پی جی کالج کے شعبہ عرب کلچر کے ڈاکٹر محمد سلمان خان ندوی نے پروگرام کی نظامت کے فرائض انجام دیے۔ اتر پردیش اردو اکیڈمی کو ریاست کے تسلیم شدہ اسکولوں، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں ریگولر طلباء و طالبات جو اردو ایک اختیاری مضمون لے کر درجہ 6 سے ایم اے اور پی ایچ ڈی تک تعلیم حاصل کر رہے ہیں سے مقررہ فارم پر درخواستیں مطلوب ہیں۔ درج بالا درجات کے صرف انہی طلباء و طالبات کے درخواست فارموں پر غور کیا جائے گا جنہوں نے اپنا گزشتہ سالانہ امتحان اردو مضمون میں کم از کم 50% نمبر اور مجموعی طور پر کم از کم 45% نمبروں سے کامیابی حاصل کی ہو۔ فارم جمع کرنے کی آخری تاریخ 30 ستمبر 2021 شام 5 بجے تک ہے۔ درخواست فارم سیکرٹری اتر پردیش اردو اکیڈمی سے دفتری اوقات میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ فارم اکیڈمی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے۔ آئندہ اسمبلی انتخابات میں دیوبند اسمبلی حلقے سے ٹکٹ کی دعویداری پیش کرنے والے قاری راؤ ساجد کی سربراہی میں دارالعلوم دیوبند کے استاد مولانا عمران اللہ اور مولانا شفیق قاسمی سلطان پوری نے لکھنؤ پہنچ کر سابق وزیر اعلیٰ اتر پردیش اکھلیش یادو سے ملاقات کی۔ اس خیر سگالی ملاقات سے یہ تاثر بھی دینے کی کوشش کی گئی کہ دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ اور ملازمین کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے۔ دارالعلوم دیوبند کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ ہے جب وہاں کے کسی استاد نے ٹکٹ کی دعویداری میں شامل سیاسی لیڈر کی سربراہی میں کسی سیاسی سربراہ سے ملاقات کی ہے۔ تاہم اس ملاقات کو لے کر دارالعلوم دیوبند اور سہارنپور علاقے سمیت اتر پردیش میں چمیگوئیوں کا بازار گرم ہو گیا ہے۔ حالانکہ گزشتہ 8 ستمبر کو دارالعلوم دیوبند کے اساتذہ کی اکھلیش یادو سے ہونے والی ملاقات کے سلسلے میں دارالعلوم دیوبند کے محتمم مفتی ابوالقاسم عمانی سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے اس ملاقات کو دارالعلوم دیوبند سے وابستہ افراد کی ذاتی ملاقات قرار دیا۔ اودھنامہ میں شائع ضلع کی خبروں سے سنبل میں سماجوادی پارٹی کے عہدیداران نے کمشنر مرادآباد منڈل کو ایک میمورنڈم پیش کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ سابق گورنر عزیز قریشی کے خلاف جھوٹا مقدمہ واپس لیا جائے۔ فیروز خان کی قیادت میں پارٹی اراکین کے ایک وفد نے آج اعلیٰ افسران سے ملاقات کی اور بتایا کہ محترم عزیز قریشی رامپور اعظم خان کے اہل خانہ سے ملاقات کے لیے تشریف لائے تھے۔ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کو عوام مخالف بتایا تھا، اس لیے ان کے خلاف جھوٹا مقدمہ درج کر دیا گیا۔ ایک باعزت شہری ہونے کے ناطے ان پر اس طرح کا مقدمہ درج کرنا بہت بڑی ناانصافی ہے، اس لیے ہمارا مطالبہ ہے کہ یہ مقدمہ واپس لیا جائے۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے مرکز برائے تعلیم بالغاں و مسلسل تعلیم و توسیع نے بین الاقوامی یوم خواندگی اور سوچھتا پکھواڑے کے موقع پر ایک آن لائن ٹاک شو کا اہتمام کیا۔ بطور مہمان خصوصی خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر حمیدہ طارق نے کہا کہ سبھی مذاہب میں صفائی کی تاکید کی گئی ہے اور صاف و شفاف بھارت کے خواب کو عملی جامہ پہنانے کے لیے سبھی کو اس پر عمل کرنا ہوگا۔ انہوں نے خواتین کے لیے بہتر تعلیم کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی بہتر شرح خواندگی کے لیے مرکز کو ہر طرح کا تعاون دینے کے لیے پابند عہد ہے۔
प्रोफेसर मोहम्मद गुलरेज, प्रोफेसर नसीम अहमद खान, डॉक्टर अली जाफर आबदी ने भी हुकूमत हिंद के स्वच्छ भारत अभियान पर रोशनी डाली और कहा कि इससे सफाई सुथराई और कचरे के बंदोबस्त के मसाइल को हल किया जा सकता है। दरगाह की चौचा में हजरत सैयद मखदूम अशरफ जहांगीर समदानी का 635वां सालाना उर्स पाक कोविड-19 वबा के पेश नजर पुरसुकून माहौल में संदल पोशी और दुखूल की रस्म के बाद आज इख्तिताम पजीर हो गया। दुखूल की रस्म में आस्ताने आलिया के सरपरस्त आला मौलाना सैयद शाह फखरुद्दीन अशरफ व आस्ताने आलिया के मुतवल्ली मौलाना सैयद शाह मुहियुद्दीन अशरफ ने तमाम फुकरा के मसाइल की जानकारी हासिल की और उसे दूर करने की यकीन दहानी कराई। वाज़ेह है कि 635वां उर्स मखदूम का आगाज अपने कदीमी रिवायत के मुताबिक गुज़श्ता 24 मुहर्रमुल हराम मुताबिक 3 सितंबर को हुआ था। 25 मुहर्रमुल हराम मुताबिक 4 सितंबर को सज्जादा नशीन हजरत मौलाना सैयद शाह मुइनुद्दीन अशरफ मियां ने उर्स की रसूमात अदा की, जबकि 26 मुहर्रमुल हराम को रस्म गागर अदा की गई। इनके अलावा 27 और 28 मुहर्रमुल हराम को रस्म गागर और उर्स मखदूम की दीगर रसूमात अदा की गई। इन तमाम तकरीबात के बाद आज 9 सितंबर बरोज जुमेरात को संदल पोशी और दुखूल की रस्म के बाद उर्स इख्तिताम पजीर हो गया। मौलाना शमशीर अली मुख्तारी प्रिंसिपल मदरसा जाफरिया गोपागंज मऊ ने मरहूम आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद मोहम्मद सईद अल हकीम तबातबाई, मरहूम आयतुल्लाह शेख अब्दुल अमीर क़िबलानी और मरहूम डॉक्टर शमीमुल हसन अली की याद में मदरसा जाफरिया में मुनक़िदा जलसे ताज़ियत में खिताब करते हुए कहा कि अहले इल्म मरने के बाद भी बाकी रहते हैं। हम मुसलसल सोगवार हैं कि गुज़श्ता एक हफ्ते के अंदर कई अजीम इल्मी शख्सियतों से हम महरूम हो गए। इराक़ के मर्ज तक़रीद आयतुल्लाहुल उज़्मा सैयद मोहम्मद सईद अल हकीम तबातबाई की अचानक रिहलत पूरी मिल्लत के लिए बाइस रंजो मुसीबत है। आयतुल्लाह शेख अब्दुल अमीर क़िबलानी ताबसरा से के ताल्लुक से मौलाना मुख्तारी ने कहा कि वो लिबरानी शियों की सुप्रीम इस्लामी असम्बली के सरबराह थे। उनका इंतकाल अजीम कौमी सानिहा है। मरहूम डॉक्टर शमीमुल हसन अली ने कौम के बच्चों की असरी तालीम के लिए पूरी जिंदगी जद्दोजहद में बसर की। आखिर में मरहूमीन के ईसाले सवाब के लिए फातिहा खानी की गई और उनके पसमानदगान की खिदमत में ताज़ियत अदा की गई। परमवीर चक्र अवार्ड याफ्ता वीर अब्दुल हमीद के यौम शहादत के ज़िम्न में मदरसा नजमुल इस्लाम खैराबाद में एक प्रोग्राम मुनक़िद किया गया। इस मौके पर अपने खिताब में गफरान खान ने कहा कि अब्दुल हमीद ने महज 32 साल की उम्र में दुश्मन मुल्क पाकिस्तान फौज की कमर तोड़ दी थी। उन्होंने कहा कि अब्दुल हमीद ने 1965 की जंग में पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को खस्ताहाल कर दिया था। उन्होंने 7 टैंकों को अकेले तबाह किया और 10 सितंबर 1965 को वो शहीद हो गए। आज इस बहादुर सपूत को हम सभी खराज अकीदत पेश कर रहे हैं। इस मौके पर बच्चों ने हुब्बुल वतनी प्रोग्राम भी पेश किए। अवधनामा में जहानुमा सफ़े पर शाये रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान हुकूमत आने वाले दिनों में खवातीन को भी हुकूमत में शामिल करेगी। तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने यह बात कही है। तालिबान ने मंगल को अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत का ऐलान किया था, जिसमें किसी भी खातून को वजीर के तौर पर शामिल नहीं किया गया था। लेकिन मुजाहिद ने बुध को मीडिया से कहा कि यह हुकूमत अबूरी है। शरइया कावानीन के एहतराम के लिए खवातीन के लिए भी ओहदे होंगे। ये एक शुरुआत है, लेकिन हम खवातीन के लिए सीटें तलाश करेंगे, वो हुकूमत का हिस्सा हो सकती हैं। ये दूसरे मरहले में होगा। वाज़ेह है कि काबुल के शहरियों ने मुल्क में हुकूमत में खवातीन की शराकतदारी यकीनी बनाने के मुतालबे पर काबुल के मगरबी हिस्से दस्तबारची इलाके में एहतजाज और मुजाहरा किया था। तालिबान के तर्जुमान ने यह भी कहा कि उसके रहनुमाओं को ब्लैक लिस्ट में डालने से मुताल्लिक अमरीका का मौक़िफ़ दोहा मुआहिदे की खिलाफ वर्जी है। पाकिस्तान में असातिज़ा के जीन्स और टी शर्ट पहनने पर पाबंदी लगा दी गई है। इसमें मर्द और खवातीन दोनों शामिल हैं। फेडरल डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन ने हाल ही में स्कूल कॉलेज के प्रिंसिपल को खत लिखकर यह यकीनी बनाने की हिदायत दी है कि उनके यहाँ तदरीसी और गैर तदरीसी अहलकार ड्रेस कोड पर अमल दरामद के साथ ही ज़ाती हिफ़्ज़ान सेहत को भी यकीनी बनाएं। ड्रेस कोड की वजाहत करते हुए खत में कहा गया है कि तमाम अमला इदारों के अहाते और सरकारी इज्तिमाआत, तकरीबात और इजलास के दौरान बाकायदा ड्रेस कोड को यकीनी बनाएंगे। खत में कहा गया है कि तमाम तदरीसी अमला क्लास में पढ़ाते वक्त टीचिंग गाउन पहने और लेबोरेटरियों में लैब कोट पहने। खत में खवातीन तदरीसी अमले को किसी भी सूरत में जीन्स और टाइट्स पहनने की इजाजत नहीं होगी। मर्द अमले को भी किसी भी सूरत में जीन्स और टी शर्ट पहनने की इजाजत नहीं दी गई है। चीन के वजीर खारिजा ने अफगानिस्तान के लिए $3 करोड़ से जायद की इमदाद का ऐलान करते हुए कहा है कि अफगानिस्तान में तरक्की के लिए चीन इमदाद करेगा। चीन के वजीर खारिजा ने इस बात का इजहार अफगानिस्तान में सिफारतकारों से वीडियो कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू करते हुए किया। उन्होंने कहा कि दुनिया के किसी और मुल्क के मुकाबले में अमरीका और उसके इत्तेहादियों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अफगानिस्तान की माशी और इंसानी बुनियादों पर इमदाद करें। उनका कहना था कि हम अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी और आज़ादी का एहतराम करते हुए मुल्क की तरक्की के लिए उनकी मदद करेंगे। उन्होंने अफगानिस्तान की नई उबूरी हुकूमत से मुतालबा किया कि वो तमाम इंतहा पसंद और दहशतगर्द कुव्वतों से ताल्लुकात खत्म करके उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए इक़दाम करें। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटोनी ब्लिंकन का कहना है कि वो वादे और फराइज पूरे करने पर तालिबान हुकूमत के साथ काम कर सकते हैं, बसूरत दीगर ऐसा नहीं होगा। एंटोनी ब्लिंकन ने अफगानिस्तान की खबर रसा एजेंसी तुलू न्यूज को बताया कि मेरी उम्मीद और उम्मीद से बढ़कर तवक्को ये है कि अफगानिस्तान की आइंदा हुकूमत बुनियादी इंसानी हुकूक को बरकरार रखेगी और अगर वो ऐसा करती
करती है तो ये वो हुकूमत होगी जिसके साथ हम काम कर सकते हैं। अगर वो ऐसा नहीं करते तो हम उनके साथ काम नहीं करेंगे। अमेरिका के तालिबान को तस्लीम करने से मुताल्लिक एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि ये मुकम्मल तौर पर इस पर इंहिसार करता है कि वो क्या करते हैं, न कि इस पर कि वो क्या कहते हैं, और हमारे और बाकी दुनिया के साथ उनके ताल्लुकात की रफ्तार उनके अक़दामात पर ही मुनहसिर है। गुज़श्ता माह मुल्क से फरार होने वाले साबिक अफगान सदर अशरफ गनी ने अपनी हुकूमत के अचानक खात्मे पर माफी मांगी है, लेकिन इस बात की तरदीद की है कि वो अपने हमराह लाखों डॉलर्स भी ले गए। ट्विटर पर अशरफ गनी ने कहा कि उन्होंने सिक्योरिटी टीम के मुतालिबे पर मुल्क छोड़ा। उन्होंने कहा कि काबुल छोड़ना मेरी जिंदगी का मुश्किल तरीन फैसला था, लेकिन मुझे यकीन था कि बंदूकों को खामोश कराने के अलावा काबुल और उसके 60 लाख शहरियों को महफूज रखने का सिर्फ एक यही रास्ता है। अशरफ गनी आलमी बैंक के ओहदेदार थे जो धोखेबाजी के बेशुमार इल्जामात और मुतनाज़िया इंतखाबात के बाद भी 2 मरतबा सदर बने। उन्होंने लाखों डॉलर नकद ले जाने से मुताल्लिक रिपोर्ट को मुस्तरद करते हुए कहा कि यह मुकम्मल और कतई तौर पर गलत। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।